भैया, ए भैया, ये SIP बंद कर दें क्या? काहे बंद कर देगा जी? सब कह रहा है भैया SIP स्कैम है। काहे नहीं डरे भैया, पैसा का बात है ना, इसीलिए डर लग रहा है भैया। बताइए ना क्या करें, समझे में नहीं आ रहा भैया। अच्छा, डर लग रहा है तो वीडियो को पूरा देखना। देख सकते हैं कि बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर अभी पैनिक कर रहे हैं कि SIP करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर हमने किसी स्कीम में SIP कर रहे हैं तो आने वाले दिनों में हमारा कहीं पैसा डूब ना जाए, क्योंकि अभी आपको मालूम है कि क्वांट म्यूचुअल फंड में फ्रंट रनिंग की केस आया, फिर कुछ दिन पहले एक्सिस का आया था। तो बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर जो 2000, 3000, 5000, 10,000 लगा के किसी न किसी स्कीम में SIP कर रहे हैं, वो पैनिक कर रहे हैं। और मार्केट में नॉइज भी है कि भैया SIP मत करो, SIP करोगे आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा, आपका पैसा डूब जाएगा। बहुत सारे न्यूज चल रही है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा, उसके बाद आप डिसीजन लीजिएगा कि SIP स्कैम है या नहीं है। जो मैं आपको 10 पॉइंट्स बताने वाला हूं, अगर इसको समझ गए तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि SIP स्कैम है या नहीं है। अगर आपके साथ स्कैम हो रहा है तो कैसे बचना है, ये 10 पॉइंट्स जो मैं आपको बताया ना, उसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, उसके बाद आप डिसीजन लीजिएगा कि आपको SIP करनी है या नहीं करनी है। क्या विनोद, तो वीडियो शुरू करें? तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट है कि आप किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश करते हैं तो पहले आपको एक काम करना है, म्यूचुअल फंड सेंट्रल की वेबसाइट पे चले जाना है। मैं आपको लाइव दिखा देता हूं। आपको गूगल बाबा पे आना है, म्यूचुअल फंड सेंट्रल की ये साइट है, इस पे आपको क्लिक करना है और इस साइट पे आके आपको यहाँ पे साइन अप कर लेना है। साइन अप पे क्लिक करना है, पैन कार्ड एंटर कर देना है, यहाँ पे आपको अकाउंट क्रिएट कर लेना है और आप जितने भी म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश किए हैं सारा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो फर्स्ट काम आपको ये करना है कि आप किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश कर रहे हैं, करिए, जितना भी फोलियो नंबर क्रिएट करना है करिए, लेकिन आपको म्यूचुअल फंड सेंट्रल की वेबसाइट पे आके पैन कार्ड डाल के रजिस्टर कर लेना है। और जितनी भी फोलियो यहाँ पे जनरेट हो रही है, अगर यहाँ पे शो कर रहा है तो वेरी गुड, अगर शो नहीं कर रहा है तो जिस भी मीडियम से आपने निवेश किया है, थर्ड पार्टी या ऑफिशियल वेबसाइट, उनके कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके या ईमेल करके जानकारी प्राप्त करें कि भैया SIP कट रही है, SIP मेरी अपडेट क्यों नहीं हो रही है, ये ना छोड़ दो, राइट? ये आपको करना ही है। दूसरा पॉइंट, आप जब भी किसी भी म्यूचुअल फंड में SIP करें या लमसम करें तो मैं आपको ऑलवेज बोलता हूं कि थर्ड पार्टी आपको ऐप इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। AMC की जो ऑफिशियल वेबसाइट होता है उस पे जाइए, थोड़ा सा समय निकालिए, अपने आप को उस पे रजिस्टर करिए। रजिस्टर कैसे करेंगे? पैन कार्ड और वही आधार कार्ड, थोड़ा सा समय निकाल के रजिस्टर करिए और वहां से जो फोलियो नंबर आपको क्रिएट हो रही है उसको क्रिएट करिए। जैसे ही आप स्कीम में रजिस्टर करेंगे तो आपको एक ARN नंबर मिलता है। तो ARN नंबर, और नेट बैंकिंग इस्तेमाल करते ही होंगे तो ARN ले जाके वहां पे ऐड कर दीजिए। मंथली बेसिस पे आपका यहाँ पे SIP कटती रहेगी। तो जब भी आप निवेश करें, AMC की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके थ्रू निवेश करें, वो आपके लिए सही रहेगा। ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू निवेश कर रहे हैं, अलॉन्ग विथ आपको म्यूचुअल फंड सेंट्रल की जो वेबसाइट मैंने आपको बताया था उस पर भी रजिस्टर करके देखना है कि ये जो फोलियो नंबर क्रिएट हुई है यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रही है या नहीं कर रही है। तीसरा जो पॉइंट है, टैक्सेस। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि म्यूचुअल फंड स्कैम है, स्कैम कैसे हो रहा है? ये देखिए, जैसे मान लीजिए आपने किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में यहाँ पे 1 लाख रुपए का लमसम करा, 1 लाख का लमसम कर दिया और 1 साल से पहले ही इस स्कीम से क्या कर दिए बताइए? एग्जिट कर दिए। तो एग्जिट कर दिए, अच्छी बात है। 1 साल के अंदर एग्जिट कर दिए तो फिर मलाई 15% आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देना होता है। तो ये 1 लाख है और मान लीजिए आपको 1.5, यहाँ पे 50,000 रुपया का प्रॉफिट हो गया। तो इस 50,000 पे आपको 15% का मलाई देना पड़ेगा, वो भी 15%। और कोई भी यहाँ पे एग्जम्प्ट नहीं है, 1 लाख तक कोई छूट नहीं मिलता है शॉर्ट टर्म में। लेकिन यही आपने 1 लाख निवेश किया और यहाँ पे 1 साल, मान लीजिए 13 महीने ही, 13 महीने 1 महीने एक्स्ट्रा के बाद आप इस फंड से एग्जिट करते तो आपको 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देना होता। तो जैसे मान लीजिए आपने 1 लाख निवेश किया, 50,000 प्रॉफिट हुआ, राइट? और आपने 1 साल के अंदर इस फंड से एग्जिट नहीं करा, आपने होल्ड किया 1 साल से ज्यादा, तो ये जो 50,000 गेन हो रहा है इस पे आपको कितना टैक्स देना है बताइए? लड्डू, 0। क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 10% टैक्स है और 1 लाख प्रॉफिट तक
सरकार बोलती है भैया मजे करना, 1 लाख तक छूट है, तो 50,000 प्रॉफिट हुआ तो 50,000 पर टैक्स क्या देना। और यहाँ पे मान लीजिए 1 लाख निवेश किया और आपको यहाँ पे 2 लाख का प्रॉफिट होता, 2 लाख का प्रॉफिट होता तो क्या होता बताइए, 1 लाख तक यहाँ पे छूट देती गवर्नमेंट, फिर आपको यहाँ पे सिर्फ 1 लाख रुपए पे वो भी 10% टैक्स देना होता, ना कि 15%। तो देख सकते हैं कि थोड़ा सा दिमाग लगाया, यहाँ पे 1 साल से अंदर गया तो 15% टैक्स भी लगा और एग्जम्पशन भी नहीं मिला। लेकिन यहाँ पे जो एक स्मार्ट इन्वेस्टर वो क्या करा, 13 महीना यहाँ पे होल्ड किया और एग्जिट मार दिया, तो 50,000 प्रॉफिट हुआ तो गवर्नमेंट को टैक्स भी नहीं दिया। समझ रहे हैं। तो आप किसी भी स्कीम में निवेश कर रहे हैं तो टैक्स को ध्यान में जरूर रखिए कि आपने कब इन्वेस्ट किया, कितना आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन है, कब तक निवेश करना है। अगर इस तरह से निवेश करेंगे तो फिर क्या होगा आपको बताइए, फिर तो ऐसे लोग तो बोलेंगे ना कि स्कैम है स्कैम है। अगला जो पॉइंट है, आप किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में एसआईपी कर रहे हैं या लमसम कर रहे हैं, आपको एएमसी कंपनी है जो बिजनेस करती है, उसका पहले रिपुटेशन देखना है, ब्रांड वैल्यू जिसको बोलते हैं। जैसे टाटा का नाम है, एचडीएफसी का ब्रांड है, तो आप जब भी निवेश करें तो एक बार ब्रांड भी जरूर देख लें। एरू गैरू ब्रांड के साथ निवेश करेंगे तो कल को मालूम है कि मान लीजिए कुछ उससे कुछ रिलेटेड कंप्लायंस का दिक्कत हो गया। वैसे देखिए, आप किसी भी म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आपका पैसा डूब जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई एएमसी कंपनी है और कल को वो अपना एएमसी बिजनेस बंद करना चाह रही है, तो बंद कर लेगी क्या बताइए? लंबा प्रोसेस है, सेबी को बताएगी, वोटिंग होगी, उसके बाद से जो भी इसका फंड है वो कोई दूसरी कंपनी यहाँ पे ले लेगी, आपका पैसा डूबेगा नहीं। और जितने भी लोगों ने उसमें निवेश किया है इस एमसी कंपनी में, उसको ये कंपनी नोटिफिकेशन भी भेजती है कि भैया हमारा बिजनेस बंद होने वाला है, चल नहीं रहा है। समझ रहे हैं। तो एमसी कंपनी जो भी सिक्योरिटी बाई करती है स्टॉक मार्केट से, वो अपने पास भी नहीं रखती है। यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए कस्टोडियन रखा गया है, जो भी सिक्योरिटी है यहाँ पे कस्टोडियन यहाँ पे टेक केयर करता है, और ऊपर से यहाँ पे एमफी भी है और सेबी भी है। तो ऐसा नहीं है कि आप एसआईपी कर रहे हैं तो आपका पैसा डूब जाएगा। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि लेट हो सकता है, लेकिन डूबने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। लेकिन फिर भी आपको सतर्क तो रहना ही है। अगला जो पॉइंट है, एग्जिट लोड नहीं देखते हैं, फिर बोलते हैं कि भैया एसआईपी स्कैम है। आप बहुत सारे स्कीम में निवेश करते हैं जिसमें एग्जिट लोड 1% तक होता है, 1% तक एएमसी कंपनी चार्ज करती है। बहुत सारे इन्वेस्टर एग्जिट लोड से उनको कुछ लेना देना नहीं होता है। तो आप जब भी किसी भी स्कीम में निवेश करें तो ये भी देख लें कि भैया उसमें एग्जिट लोड है क्या, क्योंकि 1 साल के अंदर अगर किसी स्कीम से एग्जिट करते हैं तो 15% का टैक्स भी देना है और कोई एग्जम्पशन भी नहीं है, और ऊपर से 1% पेनल्टी भी दो, फिर यहीं पे स्कैम हो रहा है आपके साथ। तो याद रखें, जब भी एसआईपी करें तो एग्जिट लोड देखना है। उसके बाद 1 साल से अंदर पैसे की जरूरत ना हो तो ना करो। और वैसे एसआईपी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करा जाता है, ना कि शॉर्ट टर्म के लिए। तो ये याद रखिएगा, नहीं तो फिर यहाँ पे आपको रिटर्न्स भी कम मिल रहा है और यहाँ पे टैक्स भी ज़्यादा दे रहे हैं, और 1% यहाँ पे एएमसी कंपनी को भी मलाई दे रहे हैं। तो ध्यान में रखना है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। बहुत सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगला पॉइंट है डाइवर्सिफिकेशन। जैसे वैसे तो एसेट क्लास की मैं बात करता हूँ, आपको अलग अलग एसेट में इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं तो आपको ऑलवेज स्कीम में भी डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही कैटेगरी में मल्टीपल स्कीम में निवेश करें। ऑलवेज आपको अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करने के बारे में सोचना चाहिए। कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स में भी, कुछ म्यूचुअल फंड में भी, कुछ आपको गोल्ड में भी, कुछ सिल्वर में भी, कुछ इंटरनेशनल फंड में भी निवेश करना चाहिए। अगर आपका एसआईपी अमाउंट ज़्यादा है तो ये टोटली डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप 5,000 10,000 भी म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर रहे हैं तो आपको अलग अलग कैटेगरी में निवेश करने के बारे में सोचना चाहिए। अगला पॉइंट है ओवरलैपिंग और फंड सिलेक्शन। बहुत सारे मैंने इन्वेस्टर को देखा है कि एरू गैरू फंड सेलेक्ट करके और उसमें एसआईपी करते हैं। तो अपने गोल के हिसाब से आपको फंड सेलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि सारे स्कीम का हिसाब किताब अलग है। किसी में रिस्क ज़्यादा है, किसी में मॉडरेट है, किसी में कम है। तो आप अपने रिस्क और गोल के हिसाब से फंड सेलेक्ट
करिएगा। और दूसरा है ओवरलैपिंग। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि इंडेक्स फंड में निवेश कर रहे हैं तो 3-4 इंडेक्स फंड पकड़ लिए, फ्लेक्सी कैप फंड में निवेश कर रहे हैं तो पाराग पारिक में भी निवेश कर रहे हैं, और दूसरा है उसका जो पीयर है उसमें भी निवेश कर रहे हैं, स्मॉल कैप में निवेश कर रहे हैं तो भैया चलो 3-4 स्मॉल कैप पकड़ लिए। क्या मतलब है? ये गलती आपको नहीं करना है। पहले अपना अमाउंट देखना है, उसके बाद आपको गोल देखना है, और उसके बाद से रिस्क देखना है, उसके बाद आपको फंड सेलेक्ट करना है। और आप किसी भी स्कीम में निवेश कर रहे हैं तो 25% तक अगर वो स्कीम में ओवरलैप है तो चलेगा, लेकिन 25% से ज़्यादा है तो कोई फायदा नहीं है। तो आपको ओवरलैपिंग से बचना है, फंड करेक्ट फंड सेलेक्ट करना है और लंबे समय के लिए निवेश करना है। नहीं तो फिर वही होगा, सेम स्कीम में निवेश करेंगे, सेम रिटर्न्स मिलेगा, फिर वही बोलेंगे कि एसआईपी स्कैम है। अगला जो पॉइंट है एक्सपेंस रेशियो। जैसे मैं आपको ऑलवेज बोलता हूं कि आपको डायरेक्ट मोड में निवेश करना चाहिए, आपको रेगुलर मोड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। मैं जब वीडियो बनाता हूं कि भैया रेगुलर मोड में इन्वेस्ट मत करिएगा, इसमें एक्सपेंस रेशियो 1-1.25% आपको ज़्यादा लगती है, तो बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, खास करके जो एमएफडी हैं और जो थर्ड पार्टी काम करवाते हैं लोगों को, कहते हैं अरे भैया काहे बोल रहे हो ऐसा, काहे नहीं बोलेंगे भैया, अगर किसी का पैसा बच रहा है तो क्यों ना बचाऊं। समझ रहे हैं? तो अगर आप रेगुलर मोड में इन्वेस्ट करेंगे तो इसमें आपका एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा रहेगा, और ये जो 1-1.25% कमीशन है ये थर्ड पार्टी और एमएफडी और ये ब्रोकर खा जाते हैं। समझ रहे हैं? तो यहाँ पे पैसा भी ज्यादा दे रहे हैं और आपको रिटर्न्स भी कम मिल रहा है। सो ऑलवेज आपको डायरेक्ट मोड के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर कोई बोल रहा है एजेंट कि भैया इस स्कीम में इन्वेस्ट कर लो, तो सुनो क्या क्या बोल रहा है, राइट? और करना तो आपको अपने मन की है, सुनिए सबकी, करिए मन की। और ज़्यादातर थर्ड पार्टी वही स्कीम आपको चिपकाते हैं जिसमें एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होता है। एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होगा तो वो कमाएगा ज़्यादा। समझ रहे हैं? तो आपको ये गलती नहीं करना है। अगला पॉइंट है रिस्क। यस, बहुत सारे लोग रिस्क नहीं देखते हैं। जैसे मान लीजिए 3 इन्वेस्टर हैं, ये हैं ए और ये इसका नाम है बी और इसका नाम है सी। अब ये इन्वेस्टर है, ये रिस्क ले सकता है, यंग है, बोल रहा भैया मुझे रिस्क से कोई दिक्कत नहीं है, 5,000 10,000 इन्वेस्ट करना है, लेकिन मैं समय दे सकता हूं और हर साल उसमें 5 से 10% का टॉपअप भी कर सकता हूं। वेरी गुड बेटा, कर सकते हो, अच्छी बात है, यंग भी हो तो बिल्कुल आपको स्मॉल और मिड कैप स्कीम में निवेश करने के बारे में सोचना चाहिए। वहीं पे बी, भैया हमको डर लगता है भैया, मेहनत से पैसा कमाते हैं ना, 2 बच्चा भी है, ईएमआई भी जाता है। ठीक है भैया, आपको मॉडरेट वाले स्कीम में निवेश करना चाहिए, तो आपको मॉडरेट वाले जो स्कीम्स है उसमें निवेश करिए, कुछ इंडेक्स में करिए, कुछ मिड कैप स्कीम में निवेश करिए। वहीं पे ये सीनियर सिटीजन है, रिटायर हो चुके हैं, अरे बेटा मैं रिटायर हो गया हूँ, रिस्क नहीं ले सकता हूँ, रिस्क नहीं ले सकते हैं, अच्छी बात है, आपको सीनियर सिटीजन स्कीम है उसमें निवेश करिए, नहीं तो इंडेक्स फंड में निवेश करिए, राइट? तो ये टोटली डिपेंड करता है इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर। तो आप जब भी एसआईपी करें तो ये रिस्क जरूर देखें, कितना रिस्क ले सकते हैं, नहीं तो फिर वही होगा, फिर निवेश करके आपको बाद में रिग्रेट होगा। और अगला पॉइंट है लमसम इन्वेस्टिंग। बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर क्या करते हैं, जब मार्केट में तेजी रहती है तब उनको लमसम करना होता है, जब मार्केट में तेजी आती है तब उनको लमसम करना है, जब मार्केट में तेजी आती है तब उनको लमसम करना है, और तो फिर जब गिरावट आती है तो फिर गाली देना, यार स्टॉक मार्केट जुआ है। तो जब भी आप लमसम करें तो गिरावट में और मार्केट सस्ता हो जाए तब आपको लमसम करने के बारे में सोचना चाहिए। तो यहां पे निवेश करेंगे, 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 तो आपके लिए लमसम सही है, वो भी रिस्क ले सकते हैं। तो अगर मार्केट सस्ता है और मार्केट में गिरावट आ गई तब अपने फंड के हिसाब से आपको लमसम भी एक साथ नहीं, 50,000 निवेश करना है तो 3 टुकड़ों में करके, और मार्केट में गिरावट आए तो लमसम करने के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन एसआईपी करने के लिए आपको मार्केट को जज करने की जरूरत नहीं है। एसआईपी गिरावट आए तो, तेजी आए तो आपको बिल्कुल एसआईपी को कंटिन्यू रखना चाहिए, जिससे आपकी एनएवी एवरेज आउट हो जाती है। तो ये रहे कुछ 10 पॉइंट्स। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। विनोद चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। थैंक यू।